गुड इवनिंग बच्चों। पिछले एपिसोड नंबर 14 में हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ की शुरुआत की थी। तो हम ये देख रहे थे कि कूलम्ब्स लॉ जो दिया गया था वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकालने के लिए, मतलब परिमाण और दिशा को ज्ञात करने के लिए कूलम्ब्स लॉ है। अभी तक हम ये नहीं देखे थे कूलम्ब्स लॉ है क्या, हम ये देखे कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए आया। तो हमने फैक्टर देख लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स के परिमाण को मेजर करेगा और डायरेक्शन को मेजर करेगा। यहाँ तक क्लियर है। और उसी में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जस्ट लाइक एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जैसा जैसा बिहेव होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का वैसा वैसा होता है इसका। हम थोड़ा सा दोनों को स्टडी करते हुए चलेंगे, थोड़ा मजा आएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चूंकि हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो उसको इग्नोर करना है। अभी हम सिर्फ स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का, यानी कि हम सपोज करते हैं कि ये हमारा चार्ज बॉडी है Q1, ये हमारा चार्ज बॉडी है Q2, अब जो भी है प्लस माइनस जो भी है। अब ये चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब इसका मास भी तो होगा, क्योंकि विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी डेवलप ऑन एनी बॉडी। तो किसी भी वस्तु पर बिना मास के चार्ज तो डेवलप हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये m1 है और ये क्या है m2 है। दोनों के बीच का मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है r। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उसको वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कि दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा और मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। तो हमने पिछले ही एपिसोड में बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करते वक्त अगर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भेटा जाए तो उसको इग्नोर कर देना। याद कीजिए हम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहे थे, उसमें क्या किए थे कि अगर वहां इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स आ जाए तो उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंस को नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक ऐसे होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे एक बहुत बड़े स्टार को आप लेके आए तो बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, आपका ध्यान वहां चला जाएगा। तो जस्ट लाइक अगर बच्चे को परफॉर्म करवाना है, बच्चे की एक्टिविटी को बाहर लाना है, इसका मतलब उस सेलिब्रिटी को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी की नजरें एकाएक उधर चली जाएंगी, बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर बच्चे का परफॉर्मेंस देखना है तो सेलिब्रिटी को दूर रखना पड़ेगा, और सेलिब्रिटी को देखना है तो फिर इसको गौर करना पड़ेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चलते हैं। जस्ट लाइक अभी जो है सेलिब्रिटी हमारा है Q1 और Q2, अब उस पर फोकस करेंगे, M1 M2 पर अभी हम बात नहीं करेंगे अगर आ भी गया तो। हाँ, लेकिन अगर बोला कि भाई साहब आपको इग्नोर नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स को भी देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखना है, तब हम वहां पे बच नहीं सकते हैं, तब हमको दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम भी है, बड़ा धूम मचाए हुए है, वो हम देखेंगे, दोनों टाइप का है, देख लेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो कूलम्ब्स लॉ आया तो उसने क्या नियम दिया, सो देखते हैं। दो चार्ज है, मास को हम हटा देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बीच क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स F। तो कूलम्ब ने क्या कहा कि दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि दोनों आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। क्या कहा उन्होंने, दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स इसको हम अगर मैथमेटिकली ढालें तो मतलब जिसको लिखना होगा PDF लेना होगा, लेना, हम क्लास में ये सब लिखा चुके हैं। दैट इज अगर बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स को हम F बोल देते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। मतलब
विद्युत बल दोनों आवेश के परिमाण, मॉड लगा दिए तो आवेश का परिमाण हो गया, तो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना दे दिए, का समानुपाती होता है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो करके दूसरा स्टेटमेंट अगर इसका देखें हिस्सा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दैट मीन्स कि दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है वो नीचे जाएगा दूरी। F समानुपाती 1/r², इक्वेशन सेकेंड। हम दोनों को इक्वेशन को मिला देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों एक साथ हम रख देते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट साथ में ही है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो ऊपर रहेगा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वह नीचे जाएगा। तो मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 बटे r²। समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट डाला जाता है, यहाँ पे हम कांस्टेंट K लेते हैं। F इज इक्वल टू, अब समानुपाती हट गया, K मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 बटे क्या हो जाएगा r²। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बाय कूलम्ब्स लॉ। अब कहता है, इसको थोड़ा पढ़ने का स्टाइल भी आपके पास आना चाहिए। आप F इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 बाय r²। अब ये मॉड को आप सिमिलरली क्या कीजिए, हटा दीजिए। कैसे हटा देंगे भाई, अपने मन से। ये याद रखना है, आप अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है। याद कीजिए, हम वहाँ पे बताए थे क्वांटमीकरण में कि जैसे ही प्लस या माइनस चार्ज में दे, मॉड लगा दीजिए, नजर गुजर खत्म, यानी सिर्फ उसका संख्यात्मक मान रखना है। तो यहाँ पे हमको आवेश का परिमाण सिर्फ रखना है, प्रकृति रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति हमको डायरेक्शन बताएगा फोर्स का, तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे। दैट्स ऑल। अब आते हैं यहाँ पे, इसको हम ऑल्सो करके भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। थोड़ा सा इजली वे में बोलने के लिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे r²। दैट्स ऑल। अब कहते हैं यहीं पे समाप्त नहीं होता, ये तो नून टाइप का फॉर्मूला है। याद रहे, चार्ज का कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग अक्सर एयर में करते हैं। एयर इज द बेस्ट इंसुलेटर। सो वी हैव एनी एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग चार्ज इन एयर, मतलब कि चार्ज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो वह हवा में करते हैं। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हम पानी में भी जाके कर सकते हैं, केरोसिन में भी जाके कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस है कि हम लोगों को आदतें क्या है, हवा में रहने की, या फिर हम लोग अर्थ सरफेस पे रहते हैं जिसके चारों बगल एयर भरा हुआ है। इस वजह से हम लोग ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, एयर में। इसलिए हम लोग एयर के लिए ज़्यादातर निकालते हैं। तो फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मतलब ब्रॉड करते हैं। हियर K इज इक्वल टू कूलम्ब्स कांस्टेंट, Coulomb's constant, and this is equal to 1/4 pi epsilon, 1/4 pi epsilon। ठीक है, इसका मतलब है, इसलिए F इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon Q1 Q2 बाय r²। अब ये फॉर्मूला जो है किसी भी फॉर्मूला के लिए काम करेगा। अब हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि हवा में एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई मीडियम में काम करते हैं, तो हम हवा के लिए अलग फॉर्मूला थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं और मीडियम के लिए अलग कर लेते हैं। तो फॉर एयर, एयर के लिए अगर बात करेंगे तो एयर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है हवा की परमिटिविटी है, एयर की विद्युतशीलता है। इसको हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आप याद रखिए F इज इक्वल टू K का जगह ये दिया, अब हवा के लिए जगह ले लेगा कौन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय r²। जब आपसे कोई पूछे कि हवा के लिए बताइए कूलम्ब्स फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, कोई भी माध्यम है, चाहे केरोसिन में, वाटर में, पेपर डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, कोई भी माध्यम हो गया, उसके लिए फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो M बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे r², जो यहाँ पे था।
ऑल्सो करके इसको थोड़ा सा और स्टाइल मार के लिखा जा सकता है कि f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम जस्ट आगे बताएंगे। अभी सिर्फ आप थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए। f बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ऑल्सो f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप ये भी बोल सकते हैं फॉर एनी मीडियम, ऊपर वाला भी बोल सकते हैं। और एप्सिलॉन आर का मान एयर के लिए होता है 1, तो इसी वजह से यहाँ जब 1 दे देंगे तो सिर्फ ये वाला बंदा बचेगा, इसलिए एयर वाले में देखिए एप्सिलॉन आर क्या है। इस तरह से आपके पास महत्वपूर्ण तौर पे अगर कहा जाए 3 फॉर्मूला आया, आपको याद रखना है। f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर किसके लिए आया, एयर के लिए। फॉर एनी मीडियम 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और ऑल्सो करके बोला जाए तो f बराबर 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अभी तक हम क्या देखे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या देखा, एक बार फिर से आप शॉर्ट हैंड में देखिए। कूलम्ब्स लॉ ने ये कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण, दैट मीन्स विद्युत बल का परिमाण, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम जब मैथमेटिकली ढाले, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। ऑल्सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब ये मत समझना कि ये डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, नीचे गया मतलब इन्वर्सली हो गया। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। दोनों स्टेटमेंट को हम मिला देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 बाय r स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए तो ऑलवेज कांस्टेंट डाला जाता है, आप लोग जानते हैं। समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हटाते हैं तो समानुपाती आता है। तो f इज इक्वल टू समानुपाती की जगह पर क्या ले लिए, k मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम स्टाइल मार के लिखते हैं। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ये बल का परिमाण हम निकाल रहे थे, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे थे। तो बल का परिमाण जब निकाल रहे थे, यहाँ आवेश का परिमाण हम डालेंगे। आवेश का परिमाण क्यों बोले, क्योंकि हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, आवेश के पास मैग्नीट्यूड है और नेचर भी है, नेचर पॉजिटिव या निगेटिव। इस वजह से हमको यहाँ पे जब परिमाण निकालना है तो चार्ज का सिर्फ परिमाण रखना है, नेचर रखने की आवश्यकता यानी प्लस माइनस रखने की आवश्यकता नहीं है। कब, जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब आते हैं, इसको हम थोड़ा सा अच्छे स्टाइल में, थोड़ा सिंपली भाषा में अगर लिखें तो इसको थोड़ा बोलना थोड़ा लगता है बाप कितना बड़ा फॉर्मूला है। f इज इक्वल टू k मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो लंबा लगता है, इसको थोड़ा इजीली वे में बोलने के लिए हम लोग कैसे करके लिख देते हैं, f इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ k क्या है, तो कूलम्ब्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट और उसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1/4 एप्सिलॉन के बराबर होता है। और f इज इक्वल टू, तब k की जगह पर हम इसको पुट कर देते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसी से थोड़ा सा हम विस्तार करते हैं। विस्तार करते हैं मतलब ये एप्सिलॉन के बारे में भी चिंता करने की बात नहीं है। एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, उसको हम देखेंगे, और एक ये प्रॉपर्टी भी है, तो वो हम आगे देखेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट वगैरह देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे, तो ये 1/4 एप्सिलॉन जो होता है, ये हम दो तरीके से सोचते हैं, दो एंगल से सोचते हैं फोर्स के बारे में। मतलब ये, अगर ये दो चार्ज है, या तो हवा में हो सकता है, या तो पानी में हो सकता है, या बेंजीन में, या केरोसिन में, या दोनों के बीच हम पेपर का बुरादा भर दिए, ग्लास भर दिए, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये कि दो एस्पेक्ट से देखते हैं, या तो एयर में रहे, या तो किसी अदर माध्यम में रहे, या दोनों के बीच माध्यम भर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे फॉर एयर के लिए जब आपसे पूछेंगे फॉर्मूला, तो वहाँ पे बोलना है f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। फॉर एनी मीडियम, यानी हवा को छोड़ के कोई भी माध्यम लेते हैं, तो f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ऑल्सो f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के गुणनफल के बराबर होता है। ये थोड़ा सा याद कर लेना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखिएगा कैसे, यूं यूं
यूं। फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले लेना है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। चलिए अब हम अभी तक जो देखे, इस फॉर्मूला में सबसे ज़्यादा दिक्कत डालने वाला क्या आया, एप्सिलॉन बार बार आया, एप्सिलॉन नोट आ रहा, एप्सिलॉन नोट आया, एप्सिलॉन आ रहा। भाई ये सब है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहते हैं कि ये आया क्यों, कैसे आया, इसका डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है, मात्रा क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। आगे हम देखते हैं तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। अभी आप इतना सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। होता क्या है कि आपके पास ढेर सारा मस्तिष्क में आता है, जब बुक पढ़िएगा, चैनल्स देखिएगा तो ढेर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको चाहिए क्या, एक कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आप शॉर्ट टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ देख सकें। तो इन्हें कि अनर्गल चीज़ें देखना शुरू कर दिए, दिमाग में रखे हुए हैं, नहीं, आप अपने चारों तरफ कैपेसिटर लगाए। कैपेसिटर का क्या काम है, फिल्टर कर देना, मतलब अनर्गल चीज़ को आने नहीं देगा, जितना जरूरत है उतने ही। इसका मतलब ये है कि आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए, वो फिल्टराइज होना चाहिए। अनर्गल चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अनर्गल चीज़ों के लिए ढेर सारा मटेरियल, बुक वगैरह सब पड़ा हुआ है। चलिए आइए, तो पहले आप इतना सीख लीजिए, सीख गए तो समझिए कूलम्ब्स लॉ लगभग खत्म। अब इसी को उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे, हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखा, अभी तक फोर्स हम अधूरा जाने हैं, क्योंकि बगैर डायरेक्शन के कोई भी वेक्टर अधूरा है, क्योंकि वेक्टर हैव टू थिंग्स लाइक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कि अगर फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो भैया निकाल लिए, अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो कहता है इसका एक कूलम का वेक्टर फॉर्म होता है। तो अब हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और तब देखेंगे कि भैया ये एप्सिलॉन वगैरह क्या है, नहीं है, वो सारा कुछ डिटेल से देखेंगे। घबराने की बात है, उस पर एक क्लास पूरा होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो अब हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, एक तरह से कहा जाए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम के नियम का सदिश रूप। क्या बोले, कूलम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए अब अभी तक जो हम देखे उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हमने कूलम बाबा के हिसाब से क्या फॉर्मूला लाया था, याद कीजिए। अभी हमने लाया था कि F जो होता है, दैट मीन्स अगर कोई चार्ज ये Q1 है, कोई चार्ज ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से हम बोल रहे हैं, जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर टू सेंटर, ये ध्यान रहे, ये R है, तो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो F इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, हम एयर को ही लेके चलेंगे हमेशा, इसलिए कि हम अक्सर जो है एक्सपेरिमेंट एयर में ही करते हैं। तो थोड़ा सा अगर में गए तो वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम पानी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, केरोसिन में कर रहे हैं, बेंजीन में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो उसको बताना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मेंशन नहीं किया तो समझ जाइए कि वो एयर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये मैग्नीट्यूड निकल गया था। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है, तो कैसे वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, ये देखिए, इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर तो हम आसानी से वेक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कांस्टेंट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट, पाई, 4, 1 ये सब कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फराड पर मीटर, जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पार्ट कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी नहीं है, मतलब नंबर है। अब बात करते हैं Q1 Q2, तो याद कीजिए चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी था, अदिश राशि था, अदिश राशि पे वेक्टर नहीं लगता है, इसका इस पर वेक्टर हम नहीं लगा सकते हैं, तो हो गया ये Q1 × Q2 बटा। अब ये R क्या था, थोड़ा सा देखिए, तो साइड में यहाँ दिख रहा है, ये है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। बोल रहे हैं डिस्टेंस, लेकिन ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है डिस्टेंस, दूरी, इसलिए हम लोग दूरी बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। अब ये R है, तो आप जानते हैं कि विस्थापन हमारा सदिश राशि है,
तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है, तो आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी सदिश है उसका मॉड लगा देते हैं तो वो परिमाण होता है। यहाँ आर भी तो हमारा परिमाण ही है, तो परिमाण का स्क्वायर, यहाँ भी परिमाण का स्क्वायर। इसका मतलब ये अभी तक जो हम लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिखे हैं परिमाण, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अभी भी हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पर हमने वेक्टर नहीं लगाया था तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं थी, हमने सिर्फ परिमाण लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमने वेक्टर लगाया है, इसका मतलब है कि इसके पास चाहिए हमको परिमाण भी और डायरेक्शन भी। इसलिए हम क्या करते हैं, इतना तो परिमाण लिख दिए, अब यहाँ पर एक आर कैप लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक नया चीज आपके लिए आया, आर कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है हम 11th में बता चुके हैं। यूनिट मतलब होता है एक, वेक्टर मतलब सदिश। एक को हम लोग इकाई भी बोलते हैं, इकाई सदिश मतलब वह सदिश जिसके पास परिमाण क्या हो, एक हो और एक खास दिशा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। जो नए बंदे हैं, जो 11th नहीं पढ़ पाए, घबराने की बात नहीं है, परिभाषा आप ध्यान में रखिए। हमने क्या कहा, ये एक सदिश है और ऐसा सदिश है कि इसके पास परिमाण एक है और दिशा है हमारा इधर कोई खास दिशा है। हमने आपको डायमेंशन बताया हुआ था कि इधर जहाँ पे ये शूटिंग चल रही है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। ये ध्यान रखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दिस इज द डायरेक्शन अलोंग वेस्ट। तो हम क्या बोले, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, ऐसा सदिश है जिसका परिमाण एक है और एक दिशा है जो वेस्ट की तरफ है। ये एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण एक है और दिशा ईस्ट में है। ये एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण एक है और दिशा नॉर्थ में है। तो मतलब इसके पास परिमाण है लेकिन एक, और एक खास दिशा है, हम उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका परिभाषा होता है ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो और एक खास दिशा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो उसको हम क्या चीज से नोट करते हैं, आर कैप से। अगर कह दिया कि वाई कैप, जेड कैप, जिस पर टोपी लगा दी वो यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब उसका परिमाण एक हो गया। तो आर कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर। अब आप ही देखिए, यहाँ से यहाँ तक परिमाण था और यहाँ से यहाँ एक है, एक को गुना कर भी देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं है, तो परिमाण आ गया अपने पास। अब इसके पास दिशा है, तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा परिमाण और ये जो दिशा था, ये दोनों मिलकर के किसको इंडिकेट कर रहा है, एफ वेक्टर। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर दैट मीन्स आर क्या बराबर होता है, याद रखना है, आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मॉड। कोई भी यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो 11th नहीं पढ़े, घबराने की बात नहीं है, कोई भी दुनिया का यूनिट वेक्टर है, आर क्या है, तो दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मॉड। मतलब जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर पहले निकालना है, बटा उस वेक्टर का मॉड लिख देना है, तो वो यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो एक हो जाएगा और इसके पास एक डायरेक्शन भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर बोल दिया कि भाई वाई क्या है, तब तो वेरी सिंपल, वाई वेक्टर कर देना है बटे वाई वेक्टर का मॉड कर देना है। जेड क्या बोल दिया तो जेड वेक्टर बटे जेड वेक्टर का मॉड, तो वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा हम स्टाइल मार के लिख सकते हैं, ऑल्सो करके भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे। जब आप आर कैप की जगह पर इसको रखिएगा तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मॉड। यहाँ दो को पावर तो पहले से था, एक पावर यहाँ और आ गया तो तीन वो नीचे हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो गया आर वेक्टर के मॉड का क्यू इंटू ये वाला बचा हुआ है आर वेक्टर। इसमें और ऊपर वाले में थोड़ा सा डिफरेंस, घबराने की बात नहीं है। जब हम यहाँ आर कैप बोलेंगे तो यहाँ स्क्वायर बोलना है, जहाँ यहाँ पर क्यू बोलेंगे तो यहाँ वेक्टर बोलना है। वेक्टर बोले तो क्यू, कैप बोले स्क्वायर, बस ये ध्यान देना। तो इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, मतलब यूजेज ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, दो पॉइंट चार्ज के बीच जो है कूलम्ब लॉ कैसे काम करता है, कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं, ये सारा कुछ देखे। स्टेटमेंट क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ये देखे। तो पढ़ने का स्टाइल आपको आ जाना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड बोला तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में बोला, अगर कोई ये बोलना चाहते हैं तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू आर कैप।
दूसरा अगर कोई ये बोलना चाहते हैं एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर वेक्टर के मॉड का Q इंटू आर वेक्टर। इस तरह से आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि यूनिट मतलब कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं, और इसके बाद उपयोग जब देख लेंगे तब देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ काम करता है, कहाँ पे फेल होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एप्सिलॉन वगैरह जो परमिटिविटी वगैरह था वो देखेंगे, एंड सो ऑन। ढेर सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। तो एपिसोड नंबर 15 आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ के नाम। सी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। जय हिंद।